नमस्कार दोस्तों, रूरल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में बाई सिटी की बुक से अध्यायवार सॉल्व पेपर यूपी कांस्टेबल 2024 से हम चैप्टर 3 भारत का इतिहास एवं संस्कृति को डिस्कस करने जा रहा हूं। प्राचीन इतिहास। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंद गुप्त। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक स्कंद गुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंद गुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हूणों से हुए युद्ध का विवरण मिला। विकाग्नि मित्रम। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यमित्र है। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राजपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालवदेश की राजकुमारी मालविका हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक तथा इसमें नाटक के क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कपिल कृषि। कपिल कृषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विशेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। सभ्यता की बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग रहता था तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था। यब जौ माड़ उड़द मृदंग मूंग गोधूम गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कपिलवस्तु। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोली वंशी थी। इनका लालन पालन विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डैश के देवता थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पौधों। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति तथा उत्थान देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा अश्विनी को विपत्ति हरण का देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा धव को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। अन्हलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सोलंकी राजवंश। राष्ट्रकूट, मान्यखेत, मित्राका, वल्लभी, पाल, मुंगेर, सोलंकी, अन्हलवाड़।
कानकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज। कानकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कानकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महागोविंद। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। मुजरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाए भगवान ब्रह्मा ने। यूपीपी कांस्टेबल 28/01/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भगवान ब्रह्मा। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद हिस्से थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो डैश की राजधानी थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कोसल। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कोसल जनपद की राजधानी थी। वर्तमान प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। यूपीपी कांस्टेबल 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंह सेन भी कहा जाता है। अमित्रघात। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार मौर्य जो थे शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तत्व 268 पूर्व की तरफ इशारा करते हैं, में हुई थी। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध व पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र व महान राजा अशोक के पिता। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई? यूपीपी कांस्टेबल 2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 500 BC के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी। वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ। में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? UPSI बैच 3। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है। इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की, जबकि तोलकपियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकपियम की रचना की थी। वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जैन धर्म से। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गाछा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय की पूजा करते हुए भिक्षुओं के समूह व उनके अनुयायी जो विख्यात मठ के शिक्षकों से बम्भे की दावा करते हैं। एक अनुयायी होने के साथ साथ मठ भी इस शब्द का प्रयोग दिगंबर संप्रदाय में भी किया जाता है। जैनों द्वारा 84 गच्छों की संख्या अभी भी बोली जाती है। गच्छा का शाब्दिक अर्थ है जो एक साथ यात्रा करते। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। महान सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्स ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तथा आखिरी संगीत का आयोजन कश्मीर की कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। आप अपना लेवल चेक करिए, आप किस लेवल पर हैं। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यूपीपी कांस्टेबल 2018 से फर्स्ट का क्वेश्चन। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया वह है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निकोलो कोंटी। इतावली यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम 1402 और 1422 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कन्नौज में थी। हर्षवर्धन 606-47 पुष्पभूति की प्रतापी शासक। हर्षवर्धन को अपने राज्य के साथ साथ अपनी बहन के राज्य का शासन देखता था, इसलिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग 629-42 में भारत आया था। हर्षचरित का लेखक वाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, फटाफट दीजिए। यूपीपी कांस्टेबल 2013 के एग्जाम में पूछा।
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। यह घटना बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण के नाम से जाना जाता। 35 वर्ष की आयु में उरुबेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम बामा था। इनका समय महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। पार्श्वनाथ को तपस्या के 84वें दिन सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरग्रह का प्रतिपादन किया। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन किया था। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा काला। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व। उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तथा कालाशोक काकवर्ण का शासनकाल 412 से 345 ईसा पूर्व था। उपरोक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। दिए गए विकल्प के अनुसार कालशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक धनानंद महाजनपद का 8वां पुत्र, जो सिकंदर के समकालीन था। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद, गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती सूर्य का चक्कर लगाती है। इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला। खगोल शास्त्र में इनकी अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक ने करवाया। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकार भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व इसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा। धर्म व पर्यटन वन संगम सांची को 1989 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। सांची रायसेन जिले में स्थित है तथा यह भोपाल से 46 किलोमीटर